एक बात कान खोलकर सुन लो। आप चाहे अपने तीखे सवालों से लाखों दावपेच अपना ले, लेकिन ये झूठा इल्जाम मैं कबूल नहीं करूंगी। मैंने विशाल का कत्ल नहीं किया है, नहीं किया है। चलिए मान लिया रश्मि जी, आपने विशाल का कत्ल नहीं किया, ठीक है। लेकिन एक बात बताइए कि 30 नवंबर की रात विशाल के घर किस इरादे से गई थी? इरादा जो भी हो, उससे ये सच नहीं बदलता कि मैं विशाल की कातिल नहीं हूं। आप विशाल के घर किस इरादे से गई थी? उस रात मैं अपने आपे में नहीं थी। विशाल ने जो बदसूरत नारे मेरे घर पर लगवाए थे, उनके शोर से मेरा दिमाग फट चुका था। हर नारे में मुझे विशाल की हंसी सुनाई दे रही थी। मेरी उलझन और मेरी अशांति का जवाब सिर्फ विशाल था। इसलिए मैं उसके घर की तरफ निकल पड़ी। किस इरादे से गई थी तुम? बदला। मैं विशाल से अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी। और अचानक इन्होंने अपने साथियों के साथ विशाल के चेहरे को तेजाब से पूरी तरह से नहला दिया। आप गलत समझ रहे हैं। मैं वही समझ रहा हूं जो आपका बयान समझा। आपने अपनी जुबान से खुद कबूल किया है कि आप विशाल से बदला लेने गई थी, बोला था कि नहीं? जी हाँ। आप अपने आप को विशाल की धर्मपत्नी मानते हैं ना? आपको पता है पत्नी का धर्म क्या होता है? पत्नी का धर्म होता है पति के सुख दुख को अपना ले, उसका प्यार उसका गुस्सा चुपचाप सहती रहे, उफ तक ना करे। मिलॉर्ड, रश्मि कितनी पतिव्रता है, इस सच पर रोशनी डालने के लिए मैं अपने मुवक्किल मिस्टर कौशिक को कटघरे में गवाह के रूप में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। अगर मिलॉर्ड ये विशाल की पत्नी होती तो क्या विशाल का ये हश्र होता? पहले तो उसके फैक्ट्री को आग लगाया और फिर उसका सारा बिजनेस ही खत्म कर डाला। क्या आपने ऐसा किया रश्मि जी? हाँ, मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया और मुझे अपने करने पर जरा भी अफसोस नहीं है। मैं मानती हूं मैंने विशाल को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मुझे गुनहगार कहने से पहले मैं अदालत में बैठी हर औरत से पूछना चाहूंगी कि जिस पति के लिए आप दिन रात दुआएं मांगती हैं, जिस पति के नाम का मंगलसूत्र आपको अपनी जान से भी कीमती है, वो पति जब आपके गले का वो मंगलसूत्र छीनकर तोड़ देता है तो आपको कैसा लगेगा? जिस आदमी के लिए आप अपना घर बार, रिश्ते नाते, सारे पुराने बंधन तोड़कर एक नए घर को अपनाती है, उसके सारे रिश्तों को अपनाती है, पूछती है, जब वही आदमी एक दिन आपके भाई को बेरहमी से घायल करके मौत के दरवाजे तक पहुंचा देता है तो आपको कैसा लगेगा? जिस आदमी की इज्जत के लिए आप अपना वजूद बदल देती है, अपने अरमानों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी पसंद नापसंद को बदल देती है, वही आदमी जब आपकी इज्जत को कलियों का तमाशा बना देता है तो आपको कैसा लगेगा? जिस आदमी पर आप अपना तन मन न्यौछावर कर देती है और वो आदमी आपकी रक्षा करने के बजाय आपको भेड़ियों के बीच जलील होने के लिए छोड़ देता है तो आपको कैसा लगेगा? उस रात मुझे भी ऐसा ही लगा, ऐसा ही लगा। मिलॉर्ड, मेरी जगह कोई भी औरत होती
तो वही करती जो मैंने किया। बिल्कुल नहीं रश्मि जी, हर औरत आपकी तरह नीच, गिरी और छोटी नहीं होती जो चंद रुपयों की खातिर किसी भी मर्द को अपना पति बना ले। मैं एक पल और भी इस गंदे नाली के कीड़े को सुनना नहीं चाहती। मैं दिस इज कंटेंट ऑफ कोर्ट। वल्लाह ये औरत इतना कुछ बोल गया, आप सुन रहे हैं? और वहां कहाँ जा रहे हैं आप? ये मेरा काम है, अपनी बहन को संभालिए। ये रवैया रहा तो गया केस अपने हाथ से। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। रश्मि, रश्मि, मेरी बात सुनो रश्मि। रश्मि रुक जाओ रश्मि। भैया मुझे मत रोकिए, मैं एक पल यहाँ रुकी तो मैं पागल हो जाऊंगी। अगर तुम इस तरह से अदालत छोड़कर जाओगी तो तुम्हारा केस कमजोर पड़ जाएगा रश्मि। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। You just don't worry about them. मैं उन्हें संभाल लूंगा। किसे संभालने की बात कर रहे हैं आप? उस जानवर को तो बात करने की तमीज नहीं है। भैया अगर अदालत में औरत के साथ इसी तरह पेश आते हैं तो मैं चुपचाप सजा कबूल करने में ज्यादा इज्जत समझती हूँ। रश्मि रुक जाओ, मेरी बात सुनो रश्मि। रश्मि तुम कहाँ जा रही हो? मैं जहाँ भी जाऊँगी। You don't stop me. रश्मि रुक जाओ, मेरी बात सुनो रश्मि। पागल हो गई हो रश्मि क्या तुम? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। रश्मि
माँ जी, आज मैं शायद आपसे आखिरी बार मिल रही हूँ, क्योंकि ये केस अपनी मंजिल पर आखिरी कदम बढ़ा चुका है। हालात यही कहते हैं कि फांसी का फंदा ही मेरे तकदीर का फैसला होगा। मुझे मौत से डर नहीं है और मुझे मुजरिम करार दिए जाने पर भी अफसोस नहीं है। अजी, मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है कि आपकी नजरों में मैं मुजरिम बन गई हूं। मेरे पास अपनी सफाई में कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कोई दलील नहीं है। मेरे पास उस एक पल की याद है जब आपने मुझे बहू के रूप में अपनाया, ये जानते हुए कि मैं विशाल की कुछ भी नहीं हूं। आपने मुझे बहू कहा। क्या वो इसलिए नहीं था कि मैंने हमेशा आपको एक बहू, एक बेटी की तरह प्यार किया? अगर आपको मेरे प्यार पे, मेरी ईमानदारी, मेरी सच्चाई पर जरा भी विश्वास है तो ये जान लीजिए कि मैं बेकसूर हूं। आप सिर्फ यहां विशाल की मां की हैसियत से नहीं, बल्कि उस इकलौते शख्स की हैसियत से यहां खड़ी हैं जिसने 30 नवंबर की रात विशाल को देखा था। तो आप समझ सकते हैं कि आपका बयान इस केस के लिए कितने मायने रखता है। आप इस नोट को जानती हैं? हाँ, ये नोट विशाल ने उस रात लिखा था। आपको क्या लगता है ये नोट विशाल ने किसके लिए लिखा था? मेरे लिए। आपके लिए? हाँ, विशाल को अक्सर काम के सिलसिले में अचानक घर छोड़कर जाना पड़ता था और किसी को बिना कुछ बताए चला जाता था। इसलिए मैंने उससे वादा लिया था कि वो कहीं भी जाए मेरे लिए एक नोट लिखकर सेफ के पास बड़ी मेज पर रख जाएगा। लेकिन कभी ऐसा भी हुआ होगा कि विशाल ने गलत पता लिख छोड़ा हो? नहीं, विशाल ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला। यानी कि आप मानती हैं कि विशाल ने जो इस खत में लिखा वो सच है, और आप ये भी मानती हैं कि विशाल पर कातिलाना हमला हुआ? जी। आप मानती हैं कि इन्हीं 3 औरतों ने आपके बेटे विशाल पर कातिलाना हमला किया? जवाब दीजिए। पता नहीं। घबराइए मत। मुझे पता कि इन 3 औरतों को यहां एक साथ देखकर आप डर गए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर आज आपने निडर होकर सही जवाब नहीं दिया
तो अपने बेटे के कातिलों को सजा दिलाने का मौका खो बैठेंगी। आपको नहीं लगता कि रश्मि, सरिता और अंजलि आपके बेटे विशाल की कातिल हैं? वो हाँ हाँ, वो बोलिए बोलिए। वो घबराइए बिल्कुल नहीं, बोलिए। वो जिंदा है। मेरा विशाल मरा नहीं, मेरा बेटा जिंदा है।